हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल गुरुकुल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे ओवर बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी, आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जिसको हम बिहेवियरिज्म कह रहे हैं या जिसको बिहेवियर साइकोलॉजी कहा जाता है दूसरे टर्म्स में, दिस इज़ बेसिकली अ थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग हम कैसे कहते हैं उसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम इनको थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं तो बेसिकली वी आर स्टडिंग the behaviors which बिहेवियर्स, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि जो भी बिहेवियर्स हम सीखते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, दे आर ऑल लर्नड। मतलब हम ये बचपन से ही सीखते हैं कि कैसे हमें क्या एक्सप्रेस करना है, कब एक्सप्रेस करना है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको पता होता है कि कब रोना है, कब नहीं रोना है, कब मम्मी से कैसे बात करनी है, कब पापा से कैसे बात करनी है। वो धीरे धीरे ओवर द टाइम वो लर्न कर लेता है। कैसे? विद द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में सब कुछ आता है। इन्वायरमेंट में हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट आ जाता है, हमारे सोशल इन्वायरमेंट आ जाता है, जिन लोगों से हम घिरे होते हैं, हमारी फैमिली, हमारा नेबर्स, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी, कंट्री, एक्सेट्रा। सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब हमारे धीरे धीरे जैसे हम होते हैं, जब हम होते हैं तो हम एक ब्लैंक स्टेट में पैदा होते हैं, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम हमारी जो कंडीशनिंग होती रहती है, हम जो है बिहेवियर लर्न करते रहते हैं फ्रॉम आवर नियर एंड डियर वंस। एंड जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटी जगह में, तो हम उनसे धीरे धीरे वो सब कुछ सीखते रहते हैं। धीरे धीरे वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में इंस्टिल होता रहता है। तो दस बिहेवियर कैन बी सिंपली कॉल्ड एज अ रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो बिहेवियर को आप कैसे क्या कह सकते हैं? बिहेवियर को हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या रिस्पॉन्स है, क्या आंसर है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई की तरफ। जैसे कि कोई आपको थप्पड़ मारेगा तो आपका क्या रिप्लाई होगा? हो सकता है कि एक इंसान इंस्टेंटली दूसरा वो भी थप्पड़ मारते, हो सकता है कि दूसरा इंसान सोचे कि इसने क्यों मारा, और एक हो सकता है कि वो बहुत अहिंसक हो, वो ना मारे। तो इट्स ऑल द लर्नड बिहेवियर कि हमारी क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या प्रक्रिया है कि हम उसको कैसे उसका आंसर देते हैं, कि जवाब देते हैं। सो बिहेवियरिज्म इज ओनली कंसर्न विद द ऑब्जर्वेबल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने की है, जिसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। जैसे किसी ने किसी को जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, थप्पड़ मारा, हम देख सकते हैं। किसी ने डांटा, वो देख सकते हैं। किसी ने बहुत किसी को अप्रिशिएट किया, वो देख सकते हैं। इसमें वो सब चीज़ें नहीं आती जो कि हम नहीं देख सकते। मतलब इंटरनल एट्रीब्यूट्स हम नहीं देख सकते, जैसे थिंकिंग नहीं देख सकते हैं, माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं देख सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड मैनर्स। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये कब कैसे स्टार्ट हुआ? इट बेसिकली स्टार्टेड इन 1913, जब जॉन वॉटसन ने अपना एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था कि साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यू। मतलब बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी को कैसे देखते हैं, उस पर उन्होंने आर्टिकल लिखा था। उसके बाद से एक बिहेवियरिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसपे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बिहेवियरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी को समझना, पढ़ना, सीखना और रिसर्च करना सीखा, जिसमें कि दे सेट आउट अ नंबर ऑफ अंडरलाइंग एजम्पशंस। मतलब क्या एज्यूम करते हैं बिहेवियरिस्ट, वो इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ था। उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे वो रिसर्च करते हैं, और उनका बिहेवियर को एनालाइज करने का तरीका क्या है, ये सब उस आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन में बताया था। और उसी के बाद से एक बिहेवियरिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो हम अब बात कर रहे थे कुछ बेसिक एजम्पशंस की, कि क्या एज्यूम करके चलते हैं बिहेवियरिस्ट या बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट। तो पहले और फॉरमोस्ट बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ऑन द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मैंने अभी आपको बताया थी, उस पर क्या क्या आता है। सो बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो आ जाते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, जितने भी लोग आपसे घरे होते हैं। और इसमें जो है देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ द इनेट एंड इनहेरिटेड फैक्टर्स। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो है हेरिडिटरी फैक्टर्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और मतलब एक्सक्लूड ही कर दिया एक तरीके से। सो दिस अमाउंट एसेंशियली फोकस ऑन लर्निंग। तो बिहेवियरिस्ट ने बहुत ज़्यादा फोकस दिया कि हम जो सब कुछ सीखते हैं, जो हमारी कंडीशनिंग होती है वो होती है लर्निंग से।
हम हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर महीने कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ ना कुछ अनलर्न करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सीखना छोड़ देते हैं, मतलब जो हमने पहले लर्न किया था वो हम छोड़ देते हैं, डिपेंड ऑन आवर एक्सपीरियंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को मानते थे कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, बट उसने आपकी हेल्प कर दी, तो आप सडनली आपका जो नज़रिया चेंज हो जाएगा कि हाँ वो अच्छा इंसान है। तो ये लर्निंग अनलर्निंग डे टू डे, डेली, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड चलती रहती है। ये इसकी एक बेसिक एजम्पशन है। एंड यहाँ से ही लर्निंग थ्योरी का उजागर भी हुआ। लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि वी लर्न न्यू बिहेवियर थ्रू क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ये क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इस पर सेपरेट वीडियोस मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोस ऑन क्लासिकल एंड ऑपरेंट थिंकिंग कंडीशनिंग। क्लासिकल जो कंडीशनिंग है जो इवान पावलोव की थ्योरी है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है पी.एफ. स्किनर की थ्योरी है। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बेसिकली यही डिस्कस किया है कि कैसे लर्निंग होती है एंड कैसे अनलर्निंग होती है। सो बेसिकली इनका जो बेसिक एजम्पशन है ऑल बिहेवियरिस्ट का, ऑल बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट का, कि हम जब पैदा होते हैं वी बॉर्न विद अ माइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं टेबुलर रासा। टेबुलर रासा का मतलब क्या, वी बॉर्न विद अ ब्लैंक स्टेट, मतलब हम एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं जो कि हम बाद में उस पर लिखना शुरू होता है, मतलब वो लर्निंग शुरू होती है एक्सपीरियंस से, लोगों को देखकर, अपने एनवायरनमेंट से। तो अब सोचा जाए, पहले क्वेश्चन भी किया जाता था कि बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या साइंस है और साइंस क्यों है। जैसे कि उस आर्टिकल में वॉटसन ने बताया था कि इसमें जो रिसर्च है, जो रिसर्च की जाती है, दैट इज़ सपोर्टेड बाय द एम्पेरिकल डाटा। मतलब किसी भी रिसर्च को, मतलब किसी भी चीज़ को साइंस कहने के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, उसकी खुद साइंटिफिक एक साइंटिफिक थ्योरी होनी चाहिए। तो इस बेसिस को साइंस कहते हैं। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी में क्या होता है, एम्पेरिकल डेटा होता है और केयरफुल और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिवली जो है एक्सपेरिमेंटल इसकी ब्रांच है जिसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, जो कि प्रेडिक्शन और कंट्रोल पे काम करती है। और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है, चाहे वो ऑब्जर्वेबल हो या मेजरेबल हो, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन दी जाती है कौन सा वेरिएबल क्या है। तो इस कदर बिहेवियरल साइकोलॉजी को हम साइंस मानते हैं। नो, इसका जो बेसिक कंसेप्ट ये हुआ कि इसमें सिर्फ, जो मैं पहले भी बता रही थी, कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को मापा जा सकता है, क्योंकि इसमें ये मानते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कि हम किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते। हम जो मेजर कर सकते हैं, जो नाप सकते हैं, वो है देखी हुई चीज़, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी बार पानी पीने गया, है ना। अब किसी के माइंड में चल रहा हो कि हाँ मुझे पानी पीना है, तो वो आप जो है पता नहीं लगा सकते। तो इनका मेन कंसेप्ट ये है कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर इनका कंसिड्रेशन है, एज अपोज टू द इंटरनल इवेंट्स। इंटरनल इवेंट जैसे कि हमारे इमोशंस क्या है, थिंकिंग क्या है, उसको ये रिजेक्ट करते हैं, मतलब ये उनको नहीं लेते हैं। तो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था जब इंट्रोस्पेक्शन का रिजेक्शन हो गया था। इंट्रोस्पेक्शन क्या है कि इट्स एन अटेम्प्ट टू नो कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। अब ये कोई कैसे पता लगा सकता है, नहीं पता लगा सकता ना, इसलिए ये जो है, मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो विद दैट रिजेक्शन ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन, ये बिहेवियरिज्म ने एक मूवमेंट कैच कर लिया था कि जो हम देख सकते हैं उसको हम नाप सकते हैं। क्योंकि हम जो इमोशंस है, कॉग्निशन है, उनकी एग्जिस्टेंस को नाप नहीं सकते। सो दे प्रिफर नॉट टू स्टडी द इंटरनल बिहेवियर। सो उनका मेन फोकस था दैट इज द एक्सटर्नल बिहेवियर, जिसको कि ऑब्जेक्टिवली और साइंटिफिकली मेजर किया जा सके। सारे बिहेवियर थ्योरिस्ट का यही पर्सपेक्टिव रहा कि हम माइंड को नहीं रीड कर सकते, नहीं माप कर सकते हैं, इसीलिए मतलब अनकॉन्शियस हमारी फीलिंग हुई, हमारी अनकॉन्शियस फीलिंग हुई, डिज़ायर्स हुई, थॉट्स हुए, इन सबको जो है हम नहीं नाप सकते हैं। तो बेसिकली इनका जो कोर कंसेप्ट रहा कि इंटरनल इवेंट्स हम नहीं नाप सकते हैं, वी विल ओनली मेजर दी ऑब्जर्वेबल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। तो रिसर्च कैसे की जाती है, बिहेवियर रिसर्च। एक्चुअली बिहेवियर रिसर्च इस चीज़ पे आधारित है कि ये लोग मानते हैं, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द
देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनिमल्स। मतलब जो रैट, पिजन्स, गिनी पिग्स ये सब होते हैं, इनकी और हमारी लर्निंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जब भी रिसर्च करते हैं तो इन एनिमल्स पे करते हैं एंड लेटर ऑन दे ट्राई टू अप्लाई ऑन द ह्यूमन। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी इवान पैवलोव का, जिन्होंने की क्लासिकल लर्निंग थ्योरी दी थी। ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन डॉग्स, है ना। वैसे स्किनर ने पिजन पे करी थी, तो उसी बेसिस पे ये रिसर्च करके वो ह्यूमंस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड इनका मानना है कि देयर इज़ नो फंडामेंटल और क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लर्निंग। मतलब एनिमल जैसे लर्न करता है वैसे ह्यूमन भी लर्न करते हैं, कर सकते हैं। सो एक कंपैरेटिव स्टडी ये करते हैं। देयरफॉर रिसर्च इज कैरिड आउट ऑन द एनिमल्स एज वेल एज ऑन ह्यूमन। तो कंपैरेटिव साइकोलॉजी की तरफ से ये काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, रैट, पिजन, दे आर द प्राइमरी सोर्स फॉर द डेटा फॉर द बिहेवियरिस्ट। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट कंट्रोल किया जा सकता है। उनको एक पिंजरे में रखना है तो उसको रख सकते हैं, है ना। उस हिसाब से बहुत ईजी से ये जो है रिसर्च की जा सकती है एंड एक डेटाबेस और एक ऑब्जेक्टिवली मेजर करके वो जो है अपने कॉन्सिक्वेंसेस और कंक्लूसिव रिसर्च करते हैं। तो दिस इज़ हाउ बिहेवियरिज्म इज इट एंड क्या साइकोलॉजी है, कंसेप्ट क्या है, एजम्पशन क्या है, कैसे रिसर्च की जाती है। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो वर्थफुल लगती हैं, आपके लिए एजुकेटिव हैं, फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी इनका बेनिफिट्स ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।